हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हमने जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सारा पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर मैंने दिया था, उसके बेसिस पे जो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी। राइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज causing damage to another person is not actionable in law unless there is also caused an injury to the plaintiff। तो ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है causing damage to another person। कहते हैं आपने डैमेज तो कॉज कर दिया दूसरे बंदे को, बट इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ। कब तक वो नहीं एक्शनेबल है? जब तक कोई इंजरी ना दिखे। अब आपको भी ये पता है यहाँ कौन सी इंजरी की बात करी गई है, यहाँ पे लीगल इंजरी की बात कही गई है। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है डैमेज तो हो गया, बट जब तक आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं होती तब तक वो एक्शनेबल नहीं है। राइट, अब वैसे तो ये प्रिंसिपल देख के ही आपको समझ जाना चाहिए ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ये आपका डैमनम साइन इंजरिया की बात कर रहा है, ये वाला प्रिंसिपल। अब हम इसकी प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, फैक्ट्स देखते हैं क्या वो कह रहे हैं। Career Puncher was a popular tuition center. However, a new coaching center named Proper Coaching opened next to Career Puncher। ठीक है, सीपी ऐसे देखो भी आपको क्वेश्चन आते हैं, आपने ऐसे ही इसको फटाफट सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स यूज करने हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। राइट, क्योंकि नाम देखो काफी सिमिलर से हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये है पीसी और ये है सीपी। एज अ रिजल्ट Career Puncher lost out a lot of its students. This also resulted in monetary losses and subsequently it had to be shut down। monetary loss हुआ है तो क्या हुआ है? डैमेज हो गया है इनका। ठीक है, Career Puncher later filed suit against Proper Coaching for loss of earnings। देखो अभी 7 इंस्टीट्यूट खुल गए, एक इंस्टीट्यूट जो चल रहा था 7 जो खुला उससे उसको बहुत नुकसान हो गया क्योंकि उसके स्टूडेंट्स वहां चल गए जिससे उसको मॉनेटरी लॉस हो गया। तो अब क्या करता है, जो पुराना इंस्टीट्यूट है आपका ये सीपी, ये पीसी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फॉर, क्योंकि उसको लगा कि मेरी बहुत अर्निंग्स हो गई तो जो मेरा इतनी अर्निंग्स का लॉस हुआ है मुझे वो क्लेम करना है। तो ये क्वेश्चन है। तब देखते हैं ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। कैरियर पंचर विल सक्सीड बिकॉज इट हैड इनकर्ड मॉनेटरी डैमेज। देखो अगर आपको याद हो, हमने इसमें स्कूल वाला एग्जाम्पल करा था। ठीक है, वो बहुत ही फेमस केस है गोलेस्टर ग्रामर स्कूल का। वो एज सच कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये जो आपका मैक्सियम है वो कौन से केस पे बेस्ड है। तो इसमें जो देखो सिमिलर सी बात हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल देके आपको क्वेश्चन पूछा है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ से भी सुन लो चाहे। करियर पंचर विल सक्सीड बिकॉज इट हैज इनकर्ड, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते कॉजिंग डैमेज तो है बट लीगल इंजरी हुई है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो उसको सिर्फ मॉनेटरी लॉस हुआ है, उसकी कोई लीगल इंजरी हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कहते हैं प्रोफेशन का खोलने का राइट तो सबके पास है। ठीक है, अगर ऐसा किसी को इसमें कोई लॉस होता है तो वो लीगल इंजरी नहीं कही जाती, वो जस्ट मॉनेटरी लॉस है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन गलत है। करियर पंचर विल नॉट सक्सीड। अब देखो हमने विल नॉट वाले पे फोकस करना है कि कौन सा सही है। बिकॉज नो लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, दिस इज राइट। Career Puncher will succeed because its owner's legal right to livelihood has been curtailed। देखो मैं आपको पहले भी बताया, अब भी समझा रही हूँ क्यों नहीं ये लगेगा, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे लीगल राइट टू लाइवलीहुड का बिजनेस सब्सिक्वेंटली खोलने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आपका लीगल राइट वॉयलेट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज बी। देखो आपको मैं ये क्यों करवा रही हूँ बार बार क्वेश्चन, इसीलिए करवा रही हूँ अगर आपको इस प्रिंसिपल पे, इस मैक्सिमम के बेसिस पे कोई भी कैसे भी प्रोपोजिशन आती है, आपको ये समझना है लीगल राइट वॉयलेट हुआ है नहीं हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, होने दो।
बिकॉज डैमनम साइन इंजरी लगेगा वहां पे हम कोई भी एक्शनेबल या सूट कोई नहीं फाइल कर सकते, कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, राइट तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर सी। ये भी कह रहे हैं बी, एवरी पर्सन हैज राइट टू हिज अर्न हिज लाइवलीहुड एंड compete using legitimate means, so PC does not infringe any legal rights of the owners of carrier puncture, CP, right? This is the tricks and to make you understand the question in a better way। ये जस्ट अपना यूज करना एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपको नाम जानबूझ के वो ऐसे कंफ्यूजिंग देते हैं, आप नेम्स में ही कंफ्यूज होते रहते हो, आंसर आपको पता भी होता है बट इतनी कंफ्यूजन हो जाती है करते करते रॉन्ग आंसर क्लिक कराते हो, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज यूज योर ब्रेन, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाओ, ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करो जो हम करवाते हैं आपको, उससे आपको इजीली कोई भी आंसर है जो क्रैक कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल दिस इज लीगल प्रिंसिपल, इंजरी साइन डैम। देखो इन्होंने तो प्रिंसिपल ही दे दिया, मींस इंजरी वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। देखो ये ऐसे आते हैं, देखो इन्होंने फिर भी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया इसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। कई बार तो ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती, आपको अपने मतलब मैक्सिम्स को याद करने की पावर बढ़ानी होगी, समझना होगा कि वो मैक्सिम क्या कह रहा है। अब फैक्ट्स क्या है केस के, एक्स who was the returning officer at the polling booth in Amethi wrongly refused to register a duly tendered vote of Y in the recent UP elections. Even though Y was an eligible voter, the candidate in whose favor Y wanted to vote was declared elected. Give the appropriate answer। यहाँ X ऑफिसर है और Y जिसका राइट वायलेट हुआ है उसको वोट डालने से मना कर दिया, ठीक है। क्या कहा है, wrongfully refused to register a duly tendered vote of Y, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, कह रहे Y can sue X, yes he can। देखो आपको पता है जब आपका लीगल राइट वायलेट होता है, देखो यहाँ पे आपको कोई एक्चुअल लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है, बट आपका लीगल राइट जहां वायलेट हो जाता है, यू हैव द राइट टू सू द अदर for the damages, right? Y can sue X। देखिए अब देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो Y है वो sue कर सकता है, तो पहले आपने ये वाले ऑप्शंस ढूंढने। कहाँ किन किन ऑप्शंस में है Y can sue X, ये A और B में है। C में है Y cannot sue X because there is no, ये बिल्कुल बात गलत है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद Y cannot sue X because the candidate in whose favor he wanted। देखो ये भी बड़ा कंफ्यूज करने के लिए लाइन डाली होती है, मैंने आपको जब लेक्चर समझाया था मैंने उसमें बताया था आपको कि चाहे जिसके फेवर में आपने वोट डालनी हो, ठीक है, वो जीत भी जाए बट स्टिल यू हैव द राइट, बिकॉज आपका लीगल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, ठीक है। इसका बहुत फेमस केस एशबे वर्सेस वाइट। अब इन दो में देखना है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका राइट टू वोट है दैट इज द लीगल राइट, right? It is not a fundamental right, so correct answer will be B, not A, because right to vote is your legal right, not the fundamental right. Now B, Y can sue X on the ground that he was denied the right to cast vote, which is a legal right, okay। Now next question, प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, डैमेज विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज नॉट एक्शनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगेन ये किसकी बात कर रहा है, डैमनम साइन इंजरिया की बात कर रहा है। इफ द इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन इज नॉट अनलॉफुल और अनऑथराइज्ड बट अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ डिफेंडेंट्स ओन लॉफुल राइट्स, नो एक्शन शुड लाई। अब देखो इतना बड़ा प्रिंसिपल दे दिया, आप तो सेकंड लाइन देख के ही घबरा जाओगे कि हाय पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन में आ गया है। तो क्या कह रहे हैं, द इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन इज नॉट अनलॉफुल, ठीक है, और अनऑथराइज्ड बट अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ डिफेंडेंट्स ओन लॉफुल राइट्स। यहाँ पे बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि जब आपका खुद का राइट है, आपने नहीं चाहते कि किसी का भी खराब हो, बट आपने अपना राइट यूटिलाइज करा, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा बंदा इस केस में आपके लिए सूट फाइल कर दे। तो ये अगर डैमनम सीने इंजरी के यहाँ पे भी वही
आपका स्कूल वाला एग्जाम्पल लगेगा, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए स्कूल खोलता है। वो अभी इतनी सारी साथ साथ शॉप्स होती हैं, कोई ये थोड़ा ना सोचता है क्योंकि इसके पास राइट है अपना बिजनेस खोलने का, पर कोई ये थोड़ा ना सोचता है कि ऐसे करके कि दूसरे का तो बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसका भी होएगा उसका भी होएगा, बट इट डजंट मीन कि उसने किसी का राइट, लीगल राइट इन्फ्रिंज कर दिया। ओके, यहाँ पे डिफरेंस समझो। तो क्या कहते हैं, नो एक्शन शुड लाई। There was an established school ES in a particular locality. Subsequently, a new school NS was set up. तो ES पुराना स्कूल है, अब NS नया स्कूल खुल गया है, ठीक है। Which charged lower fees on account of which people started patronizing the new school because of the competition. ES had to reduce its fees. देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ES ने अपनी फीस जो है रिड्यूस कर ली। ES filed a case against NS saying that NS had caused it financial loss and thus claimed compensation. Which of the following derivations is correct? देखो इसमें तभी ये बात करी थी, अब उसने उसके चक्कर में अपनी फीस कम कर ली और वो कह रहा है तुम कंपनसेट करो, तुमने कम करी मुझे भी कम करनी पड़ी। बट इस केस में देखो उसको मॉनेटरी लॉस हुआ है, बट लीगल राइट कोई वॉलेट हुआ है नहीं हुआ, राइट। So let's just see the correct answer. Since no legal right of ES has been violated, therefore as such no compensation could be granted. This is the right answer. Since damage is caused to ES, therefore it should be awarded compensation. No. ES should be awarded compensation as opening of school and competition is not good. No. No compensation could be granted as reduction is fees is good for the public. See, यहाँ पे ये बात नहीं चल रही। This is right because no legal right has been violated. Hence, no compensation could be granted. Answer is A. No legal right has been violated. ES has equal right of earnings as NS. As for NS being established in the vicinity of ES, instead of looking at the fact that ES had already been running, the courts would actually be supportive of the competitive environment. Secondly, if NS can charge lower and therefore function with less money, then why not ES? After all, they are providing the same service. So, आपको देखो मैंने दो तरह के ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग पार इतनी बढ़ जानी चाहिए कि आप इजीली समझ जाओ कि इस पे ये मैक्सिमम है, इसका ये आंसर होता है, ये मैक्सिमम लगेगा तो इसका आंसर ये होगा। इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Whenever there is an invasion of legal right, the person in whom the right is vested is entitled to bring an action. यहाँ तक किसकी बात करी है, injuria sine damnum. Though he has suffered no actual loss or harm and may recover damages. कहते चाहे उसको लॉस कोई एक्चुअल हुआ है नहीं हुआ है, जब लीगल राइट वायलेट हो गया, द पर्सन हैज अ राइट टू क्लेम फॉर द damages for and to claim the compensation for the violation of his legal right. Now, what is the facts? A was a qualified voter for the Lok Sabha election. However, a returning officer wrongfully refused to take A's vote. In spite of such wrongful refusal, the candidate for whom A wanted to vote won the election, but A brought an action for damages. देखो वही क्वेश्चन है, उस लास्ट में ये क्यों डाला, पहले आपको मैंने अमेठी यूपी ऐसे डाल दिए, ऐसे आते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू। बेसिकली जहां आपका वोटिंग वाला आ जाए ना, तो आपको समझ जाना है वहां पे आपका इंजुरिया साइन डैमनम लगेगा, मतलब लीगल राइट वायलेट हुआ है और कंपनसेशन मिलेगी। जहां पे आपका ऐसे स्कूल वाला आ गया या जहां पे भी आपका डैमनम साइन इंजरिया लगेगा, एक्चुअल लॉस हुआ है, लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो मीन्स नो कंपनसेशन। दो आपका लॉस हुआ है, स्टिल नो कंपनसेशन। नाउ सिंस नो लीगल राइट ऑफ ए हैड बीन वायलेटेड, देयरफॉर एज सच, देखो यहाँ पे वायलेशन तो हुई है उसकी, तो ये गलत है। सिंस लीगल राइट ऑफ ए हैड बीन वायलेटेड, देयरफॉर कंपनसेशन शुड बी ग्रांटेड, ये भी ठीक है। नो कंपनसेशन कुड बी ग्रांटेड एज ए हैड सफर्ड नो लॉस, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो ये लाइन ना क्यों डालते हैं कि फिर भी वो जीत गया, जस्ट टू कंफ्यूज यू मोर। यू विल से उसकी वोट से क्या फर्क पड़ना था, जिसको उसने वोट डालनी थी वो तो जीत गया, बट यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, उसका तो लीगल राइट वायलेट हो गया ना, राइट। नाउ सिंस नो फंडामेंटल राइट ऑफ ए हैड बीन वायलेटेड, देयरफॉर एज सच नो कंपनसेशन, आपको भी पता है ये लीगल राइट है, सिंस सो
Since legal right of A had been violated, therefore compensation should be granted. Answer is B. Actual damage is not required as per the principle. अब next, damages are the money recompense as far as money can do for the violation of right. ये principle है आपका. A, an Indian citizen having a right to vote was not allowed to cast his vote on the polling booth by the returning officer. Name of A was mentioned in the voters list. A has also reported the polling booth in time. However, the candidate in whose favor A would has cast the vote won the election. A filed a suit claiming damages. देखो यहाँ पे damages की, इसी क्वेश्चन में damages की बात करी हुई है. क्या कह रहे हैं? Damages are the money recompense as far as money can do for the violation of right. Basically क्या कह रहा है आपको, जब आपको violation of legal right होगा आपको compensation दी जाएगी. तो आंसर देखते हैं. A will be entitled to damages. Yes. A will not be entitled. No. A will be entitled to only nominal damages. A will be entitled to exempt. देखो ये damages के types हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगी. इसकी वजह से A है आपका जो है राइट आंसर है. Since the right of vote is a legal right, so A will be liable for the, will be entitled to the damages. Now next, अब मैंने कुछ questions आपको साइड बाय साइड तो कराए हैं, कुछ सिमिलरिटी देखना, आप खुद समझोगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? Tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. ये तो आपकी डेफिनेशन है, मैंने आपको ये कराई थी इफ यू रिमेंबर आपकी इंट्रोडक्टरी लेसन में. ठीक है, कहते दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम स्टैट्यूटरी. एक्चुअली जो आपके एक्ट्स बन चुके हैं लॉ में उनको हम स्टैट्यूट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उनको? स्टैट्यूट्स बोलते हैं. तो स्टैट्यूटरी मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन किसी पर्सन ने नहीं दी है, ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, मतलब आपके किसी स्टैट्यूट में, किसी एक्ट में लिखी गई है. अब इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ. लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनकोडिफाइड लॉ, बट इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन है जो आपके लिमिटेशन एक्ट में दी गई है अंडर सेक्शन 2M. ठीक है, तो आंसर इज ए, द लिमिटेशन एक्ट. नाउ सेक्शन देखो वही 2M आ गया. ऐसे देखो क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो मैंने आपको ऐसे बताए हैं सो दैट आप समझो. आपको एक चीज याद कर रहे हो उससे कितने क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ठीक है, उसके बाद इसका आंसर तो आपको यहां से देख लो. अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कैसे याद रखोगे इसको? देखो मैं आपको इजी भी बताती हूँ. आपको भी पता है टॉर्ट रॉन्ग्स होते हैं और टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है. कहते इज नॉट अकेला एक्सक्लूसिवली, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये दो बातों की बात करी हुई है ना. कहते जो आपका टॉर्ट्स है एक्सक्लूसिवली ये दोनों चीजें नहीं. सिविल रॉन्ग है बट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. तो आपको क्या याद करना है? यहाँ पे ब्रीच होगी. ठीक है, एक्सक्लूसिवली नहीं बट हाँ ब्रीच है. कॉन्ट्रैक्ट की भी हो सकती है, वो ट्रस्ट की भी हो सकती है. ठीक है, तो ऐसे आपको टॉर्ट का जो है डेफिनेशन को याद रखना है. नाउ नेक्स्ट, टॉर्ट. The duty under the law of tort is towards a specific individual, towards a group of individuals, towards the world at large. If you remember, मैंने आपको कराया हुआ है ये. It is in rem. In rem करके हमने पढ़ा था ना. It is a right in rem. देखो ये tort is a violation of a right in personam, a right in rem, both right in personam and right in rem. Neither a right in personam nor right in rem. आंसर क्या है आपका? It is a right in rem because it is towards the world at large. और मैंने तो उसमें ये भी कराया था law of contract. वो क्या है? It is always towards a specific individual or a group of individuals, that which is known as right in
सोनम, ये वाला आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये है आपका टॉर्ट्स। ओके इसमें आपको रेमेडी दी जाती है, वैसे भी इसको ये कहते हैं कि ये आपका वर्ल्ड एट लार्ज को अफेक्ट करता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज राइट इन रेम। नाउ लॉ ऑफ टॉर्ट हैज डेवलप्ड मेनली थ्रू कस्टम एंड प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन, इनैक्टमेंट, देखो इनैक्टमेंट तो इसके कोई नहीं है, कस्टम एंड प्रेसिडेंट्स भी नहीं है, जुडिशियल डिसीजन। एग्जाम्पल वेरी इजी, अभी हमने देखो वोटिंग वाला एग्जाम्पल करा, वो कहाँ से आया है आपका, वो मैक्सिमम का एग्जाम्पल आपको पता है एशबे वर्सेस वाइट से आया हुआ है। दूसरा आपको पता है जो हमने वो स्कूल वाला एग्जाम्पल करा था, जो आपका डैमनम साइन इंजरी का लैंडमार्क जजमेंट है, वो कौन सी है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। तो बेसिकली जो इसके आप आगे भी जाके पढ़ोगे, जो इसका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इट इज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है, तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उबी जस्ट ईबी रेमेडियम, आपको पता है उबी ईबी का मतलब होता है वेयर देयर इज लॉ देयर इज अ रेमेडी, इसका मतलब ये है मीन्स वेयर देयर इज नो रॉन्ग विदाउट, इसका मतलब है कह रहे हैं वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, वेयर देयर इज नो रेमेडी विदाउट अ रॉन्ग, वेयर देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, देयर इज नो राइट विदाउट अ रेमेडी। सो इसका यहाँ पे गलत मेंशन करा है, इसका आंसर है ए, where there is a right there is a remedy, ठीक है, सिंपल। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट। liability in tort depends upon quantum of damages suffered, involvement of intention, infringement of legal right, effect on public interest। देखो जब मैंने आपको एसेंशियल्स कराए थे टॉर्ट के, पहला क्या कराया था आपको, रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा क्या था लीगल, थर्ड था लीगल रेमेडी, और जो सेकंड था वो लीगल राइट की बात करी हुई थी, जिसमें हमने आपके दो मैक्सिम्स पढ़े थे, ठीक है। जहां पे इन कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होती है, वहां पे ही लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट स्टार्ट हो जाती है, तो आंसर इज सी। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज लार्जली, आपको भी इसका आंसर पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ। नाउ नेक्स्ट, where there the plaintiff in action sues for predetermined and inelastic sum of money he is said to have claimed। देखो इसको समझो, कहते यहाँ पे जहां पे प्लेंटिफ ने एक्शन में ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड एंड इनएलास्टिक सम ऑफ मनी है, मतलब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड सम ऑफ मनी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस इज द आंसर, क्योंकि जब मैंने आपको अनलिक्विडेटेड समझाया था उसमें कहा था विच इज नॉट डिसाइडेड एंड इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, मैंने एग्जांपल्स भी आपको इसके बताए थे। नाउ नेक्स्ट, इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको उसमें डिफरेंसेस बताए थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, तो उसमें हमने पढ़ा था टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड होते हैं, ठीक है। इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस में बी लिक्विडेटेड इज द आंसर। सो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर। आपको फिर भी एक जो उबी जस्ट ईबी रेमेडियम है, आपको याद रखना है कि वो कौन से केस से आया है, वो एशबे वर्सेस वाइट के केस से आया है। एशबे वर्सेस वाइट से इवन आपका इंजुरियस साइन डैमनर भी आया है और ये वाला मैक्सिमम भी आया है, ठीक है। इट सेज वेयर देयर इज अ राइट देयर इज द रेमेडी। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको आज का सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।